हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीएससी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ के लिए टेस्ट संख्या 37, जो कि केवल जो है लगभग 8 मिनट का शो हुआ, यानी कि 8 मिनट की क्लास होगी। इसमें 10 क्वेश्चन होंगे और जो भी इसका कंटेंट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको जो है इसका कंटेंट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न क्या है? राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है, वे क्रमशः हैं। राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम की बात हो रही है, कहाँ पे है? केरल और बिहार में, केरल और झारखंड में, मिजोरम और राजस्थान में, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में। उत्तर जाएगा ऐसे, यानी केरल और बिहार में जो है महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। देखिए, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र जो उल्टे यू आकार का होता है किसके मध्य संबंध दर्शाता है? ठीक है, जो देखिए जो पर्यावरणीय वक्र है वो उल्टे यू आकार का है, इस तरह से है। ठीक है, बाहर जैसा। ठीक है, तो किसके बीच संबंध दर्शाता है? पर्यावरणीय क्षति या प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य, पर्यावरणीय क्षति या सतत विकास सूचकांक के मध्य, कर राजस्व प्राप्ति एवं पर्यावरणीय क्षति के मध्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो पर्यावरणीय कुजनेट्स है वक्र है वह उल्टे यू आकार का होता है, और यह जो है पर्यावरणीय क्षति, ठीक है, वो यहाँ पे है, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, ईडी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और प्रति व्यक्ति जीडीपी। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी वह कहाँ पे है? वह जो है एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये जीडीपी है प्रति व्यक्ति। ठीक है, ये जीडीपी है। तो देखिए ध्यान रखना, इसमें इस वक्त से ये देखने को मिला है कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती जाती है पर्यावरणीय क्षति भी बढ़ती है, लेकिन एक समय के बाद जब विकास एक सीमा तक हो जाता है, उसके बाद जो है पर्यावरण की स्थिति भी अपने आप क्या होने लगता है? सही होने लगता है। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी घटने लगता है। तो इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र से हम लोग यही सीखते हैं, जो कि पर्यावरणीय क्षति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? अगर किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय दोनों ही अब्सेंट हैं, यानी कि दोनों का पद रिक्त है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? इसकी बात हो रही है। लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या संसद का वरिष्ठतम सदस्य। तो उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, में कि जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के अब्सेंस में, यानी कि दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है, दोनों का पद खाली है, तो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले जान लीजिए, ठीक है, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969। ठीक है, राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार किसी समय भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों का ही पद अगर रिक्त होने की स्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर इस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो वरिष्ठतम, उस न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश महोदय जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का करेंगे, निर्वहन करेंगे, संपादित करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। निम्न में से भारत में किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? ठीक है, अधिकतम भाग, किसी राज्य का अधिकतम भाग जो है क्या है?
वन से घिरा हुआ है, वन आच्छादित है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार, नागालैंड या मिजोरम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम में जो है सबसे अधिक वन है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से। ठीक है, थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, जो ISFR 2021 के अनुसार, ठीक है, ISFR 2021 के अनुसार लक्षद्वीप में जो है 90.33% है, मिजोरम में 80.53% है। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप जो है ऑप्शन में नहीं था, इसलिए जो है मिजोरम आपका उत्तर सही हुआ था। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है 81.75% है, अरुणाचल प्रदेश में जो है 79.33% और मेघालय में जो है 76% है। तो ये डाटा आपके सामने दिया हुआ है, प्लीज़ टेक इट स्क्रीनशॉट। ठीक है, या आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त है? जो लोकसभा में सीटें होती हैं, हाल ही में चुनाव हुआ है, रिजल्ट भी आ चुका है। ठीक है, तो उसमें कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे दोनों राज्यों में बराबर बराबर सीटें हैं? गुजरात और राजस्थान में, असम और पंजाब में, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में। ये सब जो है अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है, कितने अवेयर हैं आप। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। ठीक है, कितने कितने सीटें हैं थोड़ा इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में दोनों में जो है 25 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। हालांकि गुजरात में 26 सीटें हैं, असम में 14 सीटें हैं, पंजाब में 13 सीटें हैं और मध्य प्रदेश को 29 लोकसभा सीटें प्राप्त हैं। ठीक है, तो लोकसभा सीटें तो याद ही होना चाहिए लगभग कि कहाँ पे कितनी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिल्कुल सही है, 2005 में आया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 ये 2006 में नहीं आया था। कंपनी का अधिनियम 2013 ये 2013 में आया था। ठीक है, ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2006 में, यही सही हो जाएगा उत्तर। ये कब आया था? ये 2005 में आया था, 6 में नहीं आया था। कब आया था? 2005 में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ONGC विदेश लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड या रेल विकास निगम लिमिटेड। उत्तर जाएगा आपका सी यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है महारत्न का दर्जा दिया गया है 2023 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में सही कथन पर विचार करना है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपना त्यागपत्र द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय जो है किसको त्यागपत्र देते हैं? तो यहाँ पे लिखा है कि मुख्य न्यायाधीश को, तो ये गलत है। मुख्य न्यायाधीश को त्यागपत्र नहीं सौंपते हैं। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल बी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यही उत्तर हो जाएगा, सही कथन विचार करना था। देखिए, राष्ट्रपति को अगर संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल, ठीक है, 61 द्वारा इनको महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है। ठीक है, अब बात आ रही है ऑप्शन ए की, उत्तर तो आपका बी हो जाएगा। देखिए, उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को संबोधित नहीं करते हैं त्यागपत्र, ये किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति महोदय को। किसको करते हैं? उप राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। लेकिन इनको जो है, जब ये राष्ट्रपति बनते हैं उस समय जो है शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो शपथ ग्रहण करवाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ध्यान रखिएगा, शपथ ग्रहण जो है ये शपथ ग्रहण करवाते हैं, लेकिन त्यागपत्र कौन लेता है? उपराष्ट्रपति महोदय लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दोनों में अंतर यही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत व्याख्या करता है। ठीक है, किसका व्याख्या करता है? जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य
जनसंख्या में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति आय के मध्य। उपरोक्त दोनों सही है, यानी कोई नहीं सही है, तो उत्तर जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, देखिए जो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है, जनसंख्या में वृद्धि और खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य व्याख्या करता है। ठीक है, इनका कहना ये है कि जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है उस हिसाब से खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। ठीक है, उस हिसाब से खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। खाद्यान्न जो है जनसंख्या गुणात्मक दृष्टि से बढ़ती है और खाद्यान्न जो है धनात्मक दृष्टि से बढ़ती है। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ता है उस हिसाब से खाद्यान्न नहीं बढ़ता है। यही माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं और आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें, देखिए राज्य में अगर कोई विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में कोई विधेयक पारित हो गई है और राज्यपाल जी को महोदय को समझ में नहीं आ रहा है, राष्ट्रपति को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो किस अनुच्छेद के तहत वो जो है उसको आरक्षित रख सकते हैं, इसी पर बात हो रही है। अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 199, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 202। उत्तर जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अनुच्छेद 200 के अनुसार जो है अपने आप में आरक्षित रख सकते हैं। तो इसी के साथ जो आज का सेशन क्या होता है समाप्त होता है। कृपया करके आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बन रही हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।